गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारी चैप्टर का 12वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि लेखिका के बाबा आए उससे मिलने के लिए, खूब आशीर्वाद दिए, चले गए। फिर बार बार समय समय पर फ़ोन भी करते रहते हैं। उनका बेटा भी आ गया है उसी के पास। तातुस ने उसे एक ऐसी जगह नौकरी दिला दिया जहाँ की उसे पढ़ने की छूट मिली। सब कुछ ठीक हो गया, सब सही चल रहा है। तो उसने सोचा कि कई दिनों से चिट्ठियाँ आई हैं जेठू की, शर्मिला जी की और कई लोगों की, उनका जवाब भी देना है। तो जवाब देने बैठी तो जवाब देने से पहले चिट्ठियों को पढ़ना जरूरी होता है। चिट्ठियाँ पहले जेठू की चिट्ठी उठाई। उन्होंने कहा कि खूब तुम्हारा लेखन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इधर तुम सुस्त हो गई हो। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है, लिखने के लिए चेष्टा बनाए रखो। 9 वर्ष में खूब लिखो और मलेश्वरी की तरह मोटी छोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। कर्णम मलेश्वरी उस दिन ही बताया था कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला मेडल दिलाने वाली भारोत्तोलन में कर्णम मलेश्वरी। क्या है कि कर्णम मलेश्वरी यहाँ तक आप लोगों को हुआ था उस वीडियो में। क्या तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। कहते हैं कि तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लग रहा है कि दूसरों को भी यह अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। एक उसी चिट्ठी के साथ लेख भेजते हैं। कहते हैं कि ये अपने मित्र आनंद के कहने पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। दोनों ही ये चाहते रहते हैं कि तुम कितना ज़्यादा लिखो, बहुत ज़्यादा लिखो और अच्छा लिखो। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। यानी कि अब तुम्हारी जो झिझक है, जो तुम्हारा संकोच है, वो दूर हो गया है। त्रुटियां भी कम हो गई हैं, शब्द भंडार बढ़ गए हैं। तो अब तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है लिखने में। गुड मॉर्निंग। त्रुटियां भी अब नहीं हो रही है, देखकर बड़ी खुशी होती है। पहले आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। याद दे दो, काफ़ी खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब सही लिखी हो। अब उतना त्रुटियां नहीं होता है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। क्योंकि हमें गलतियों की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम गलतियों की चिंता करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं रहेंगे। गलतियाँ छोड़िए, आप काम करते रहिए, गलतियाँ तो सुधरता रहेगा। गलती अगर देखते रहेंगे तो फिर वहीं अटक जाएंगे। बाद में लिखा स्वयं ही सुधार
लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही आएगी, हो गई है। अभिज्ञता यानी जानकारी, अनभिज्ञता होता है उसका विलोम शब्द, अभिज्ञता में जानकारी। तुम्हें तो यह जानकारी हो गई है कि जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई काम किया नहीं जा सकता है। यानी कि बैठने से ही, लिखने से ही सारा काम हो सकता है। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती हैं, उनको बांग्ला नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती हैं, एक लेडीज़ के हिसाब से। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर में के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती हैं जैसे किसी बांधवी को। जब शर्मिला की चिट्ठी पढ़ती है तो इसे बड़ा सोच में पड़ जाती है कि कितना वो हमें स्नेह करती हैं। जिस प्रकार से मैं एक नौकरानी हूँ और मुझे वो चिट्ठी लिख रही है, उसी प्रकार से उनके भी घर तो कोई लड़की काम करने वाली होगी, क्या उसके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करती हैं? चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती हैं जैसे अपने किसी बांधवी को, और इनको अपनी एक मित्र, अपनी सहेली की तरह चिट्ठी लिखती हैं। कहती है कि तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है तो तातुस खुद उनकी चिट्ठियाँ पढ़ करके सुनाते हैं। अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती हूँ। जब वो सुनाते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके बांग्ला में ये लिख लेते हैं, और फिर अपने हिसाब से जब मर्जी होता है तब उसको पढ़ती रहती हैं। कभी जब मेरा मन खराब होता है तो उन चिट्ठियों को मुझे आह्लादित कर देती हैं, प्रसन्नचित कर देती हैं, खुश कर देती हैं जब मन इनका खराब होता है। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसी समझती हो वैसे वह क्यों है। इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो जिन्हें तुम माँ भले ही ना कर सको, क्योंकि बाबा के प्रति इसका सोच कड़वा था। तो तातुस कहती हैं वो शर्मिला दी कि तुम अपने बाबा के तरफ से सोच के देखो कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्या उनको माफ़ किया जा सकता है? यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। कहते हो कि तुम अगर यहाँ पर आओ, कभी कलकत्ता आओ, तो हम लोग खूब सजे धजेंगे, खूब श्रृंगार करेंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? चिट्ठी में कोई, मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। वो कहती है शर्मिला दी कि मुझे तो भाई कभी कभी अच्छा लगता है सजना संवरना, तुम मेरे लिए सजना संवरना और मैं तुम्हारे लिए। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे, यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या आवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़ कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? इतना कष्टमय जीवन
संघर्षपूर्ण जीवन में भी तुमने लिखना शुरू किया और कितना अब आसान हो गया। मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगता कैसे? संघर्ष कभी मौका ही नहीं मिला। हमेशा तो ज़िंदगी जोड़ तोड़ में किसी तरह से नमक रोटी चलाने के काम आ गया। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर के सजने बैठ जाती हैं। औरतों को अगर कहीं जाना हो तो उसे कम से कम 2-3 घंटा पहले बता दीजिए कि आप तैयार हो जाइए, तब भी आप समय पर जब जाएंगे तो आधा घंटा भी लेटे रहेंगे। अगर तुरंत बताते हैं एडवांस 10-15 मिनट पहले कि चलो चलना है, तो वो कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तैयार होने में कहीं कम से कम 1 घंटा लगेगा। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती हैं, पहनती हैं, मतलब सज धज करके आती हैं और पूछती हैं बताओ कैसा लग रहा है, मैचिंग है कि नहीं है। कहते ठीक नहीं, फिर जाती, रुको, फिर जाती हैं, फिर से बदल करके आती हैं, फिर से मेकअप करके आती हैं। कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। कोई अपने पति से पूछती कि कौन सा साड़ी पहनना ठीक रहेगा। स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती है और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती है। यानी जब कोई पति से अपने पूछता है कि क्यों जी कौन सी साड़ी पहनो, कौन सी मुझ पर अच्छी लगेगी, तो अगर पति ने कह दिया कि ये पहनो तुम्हारे पर अच्छी जचेगी, तो तुरंत जाती है और वही पहन करके आती है और खड़ी हो जाती है सामने और चाहती है कि वह एक बार फिर कहें तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती हैं कि और लोग भी कहें देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती, मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ है। मैं इन्हें देखती कि ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़े अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सारी चीज़ें देखकर इन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इनका पति भी वैसा नहीं मिला कि साथ श्रृंगार वाला पर महत्व दे, और न इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी रही, तो जो कभी किया नहीं तो अब अटपटा लगेगा है। कहते हैं यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं, मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि न जाने ये सब औरतें इतनी सारी चीज़ें क्यों करती हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सजना संवरना। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती बजाती हैं, क्योंकि छोटी थी तो दीदी ज़बरदस्ती मेरे बाल और बांधती थी और फिर सहेलियों के साथ घूमने जाता तो वो कह करके सजाती थी, अरे ये लगा लो, वो लगा लो, ये पहन लो, वो पहन लो, ऐसे बाल कर लो। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती थी, मोहल्ले के लोग जलते थे। खूबसूरत जब भगवान ने अगर आपको खूबसूरत नहीं बनाया है तो उस पर मेकअप लगाने से आप खूबसूरत होंगे, तो उसको भगवान ने खूबसूरत बनाया। आपस में खुसर फुसर करने लगे थे, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट पहनने लगे थे। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गए। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। तातुस के बड़े लड़के जो विदेश में रहते हैं वो भी आते तो इनके लिए कुछ लेकर के आते। अब यहाँ इनके ऊपर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करने वाला कि तुम ये क्या पहनी हो, क्यों नहीं पहनी हो, ऐसे कैसे हो, कहाँ है तुम्हारा पति, कहाँ है, क्या करती हो, कुछ नहीं। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे
आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता। जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूँगी। जब हम लोग कहीं रहते हैं, किसी के साथ अत्यधिक घनिष्ठता के साथ रहते हैं, तो ये लगता है कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जब ये चलिए यहाँ इतना प्यार, आप दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह भी उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो आप वो सारा भूल जाओगे। कहते कि अब मैं आश्चर्य होता है कि कैसे मैं पहले कहती थी कि मैं इसके दुर्गापुर के बिना नहीं रह सकती, यहाँ के वासियों के बिना, माँ के बगैर नहीं रह सकती, भाई के बगैर नहीं रह सकती हैं। यह सब कहने भर की बातें होती हैं जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकते, वे आज इनके बिना बड़े मज़े में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। कहते कि कुछ दिन बाद मैं भी बहुत उदास थी जब मुझे अपने भाई बहनों को छोड़ करके आना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछोड़ने के दुख की जगह मैं अब मनाने लगी थी कि उनमें से कोई मुझसे मिलने न आ जाए। क्योंकि अब पहले तो मुझे उनसे बिछड़ने में बड़ा दुख होता था, लेकिन अब मैं बड़ी खुश हूँ और मैं ये कहती हूँ कि साथ कोई मुझसे मिलने ना आ जाए, नहीं तो फिर वही ताना, फिर वही व्यंग है। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते हैं। बातें भी वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। पढ़े लिखे शिक्षित हो गए थे। पहले रोते चिल्लाते थे, अब समझदारों की तरह बातें करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात कि यूं ही मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी, अरे भैया तुम कभी हाई स्कूल गई हो? मैं अवाक हो गई। उसकी ओर देखती रही एकदम मुंह फुला और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसे बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ